हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास का शुरुआत कर रहे हैं और आज इस क्लास का खत्म भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस चैप्टर में हम जो आपको बताने वाले हैं वह है फिजिक्स के पहले नंबर चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके परीक्षा के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बनता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को आवर्धन के बारे में बताने वाले हैं। किस चीज के बारे में? आवर्धन के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आवर्धन, जहां से कि परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो चलिए आज प्यारे बच्चे, आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पहले चैप्टर का सबसे अंतिम क्लास है, इसके बाद सिर्फ एक क्लास होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बात करें अगर न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल आपके परीक्षा में ज्यादा क्या लगभग ना पूछा जाता है, और थोड़ा बहुत कभी अगर मौका मिले तो हम उसका भी रिवीजन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे आज चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए बाबू, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाते पढ़ाते आज हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं कि आपका चैप्टर अब 9वीं क्लास में, इसके पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर में 8 क्लास ले चुके हैं, आज 9वां क्लास है और आज आपका ये चैप्टर हम समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए सब बच्चे जुड़ जाइए, आपका समय हो गया है और अपने समय के अनुसार बिना कहे, किसी के बिना टोके हुए आप लोग अपनी कक्षा में जुड़ जाइएगा, तभी जाकर के पढ़ने का असली आनंद आएगा। तो प्यारे बच्चों, सब लोग तैयार हो जाइए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस चैप्टर का वन शॉट करवा दीजिएगा। देखो बाबू, वन शॉट करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वन शॉट हम करवा सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के साथ समस्या क्या है कि इसमें 6 डेरिवेशन है। कहने का मतलब, आप लोगों को F बराबर R/2 उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में दोनों हम सिद्ध करके दिखाए हैं, तो ये 2 डेरिवेशन यहां हो गया। दूसरा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, दूसरा डेरिवेशन प्यारे बच्चों यहां हो गया, जो कि अवतल और उत्तल दोनों में हम आपको करवाए हैं। तो ये प्यारे बच्चे 4 डेरिवेशन तो यहां पर है। अच्छा, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, यह बताने वाले हैं आवर्धन। आज हम आपको जो क्लास करवाने वाले हैं आवर्धन का क्लास। आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं और m बराबर होता है -v/u, -v/u। यह भी प्यारे बच्चे आज हम आप लोगों को उत्तल और अवतल दोनों में सत्यापित करेंगे। तो कुल मिलाकर के 6 डेरिवेशन है, और ये 6 डेरिवेशन इतना लंबा लंबा डेरिवेशन है कि वन शॉट में अगर इस चैप्टर को हम खत्म करना चाहें तो कम से कम 4 से 5 घंटा का क्लास, कम से कम 4 घंटा का क्लास तो एकदम पक्का होगा, तभी जाकर के आपका ये चैप्टर समाप्त हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अगर इच्छा है तो इसका वन शॉट लिया जाए, ठीक है ना। हाँ चलो बाबू, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आप अपना ऐड क्यों नहीं लगाते हैं। अरे भाई, आप लोग हमारे इतने सारे विद्यार्थी, इतने प्यार करने वाले विद्यार्थी जब इतना प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, आप लोग खुद से जब इतना प्रचार प्रसार कर देते हैं, तो फिर हमें ऐड लगाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है, बताओ बाबू। हैं, ऐड लगाने में ना पैसा खर्च होता है बहुत ज्यादा। एक तो नॉमिनल फी पे हम पढ़ाते हैं, बहुत कम कॉस्ट पे पढ़ाते हैं, उसमें भी अगर हम बहुत ज्यादा ऐड लगता है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, लेकिन आप लोग हमारे ऐड हो, ठीक है ना। अगर हम बढ़िया पढ़ाएंगे तो हमारा प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और हमारा कोई दूसरा माध्यम है ही नहीं। चलिए, आप लोगों का इच्छा है वन शॉट का, हम वन शॉट भी करवाएंगे, आप लोग चिंता ना करिएगा। एक बार क्लास को जल्दी से लाइक करिए और जल्दी से प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। आज हम लोग आवर्धन से संबंधित सवाल को जानेंगे। आवर्धन, आपको हम बता दें कि 2017 में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर -v/u, इसको सत्यापित करने के लिए आता है अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, तो दोनों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि जो भी बच्चे टॉपर 3.0 बैच में नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा, ताकि टॉपर बनने का आपका सपना जो है वो पूरा हो सके, ठीक है ना, क्योंकि टॉपर बैच ही आपको टॉपर बना सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बता देते हैं, टारगेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही ऊपर लेवल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं।
परीक्षा में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब सीधे प्यारे बच्चों चलते हैं, अब हम लोग सीधे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आवर्धन के बारे में हम आपको समझाते हैं। हालांकि कोशिश करेंगे कि बहुत बढ़िया से हम आप लोगों को समझा दें। देखो बाबू, जैसे मान लिया जाए आपको एक मोटा मोटी हम एग्जांपल देते हैं, आपको हम एक मोटा मोटी एग्जांपल देते हैं, आप लोग समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि यह कोई एक दर्पण है, समझिएगा जरा ध्यान से, यह कोई एक दर्पण है और यहां पर प्यारे बच्चों ये प्रधान अक्ष है। मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है ए बी, समझना बाबू, हम आपको आवर्धन समझा रहे हैं और इसका प्रतिबिंब हम मान लेते हैं कहीं यहां पर बन रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है ना। हम रेखा नहीं खींच रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये बाबू क्या है, वस्तु है अपना, समझिएगा। ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है, तो यह है प्रतिबिंब। यह क्या है भाई, यह है प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये वस्तु है और यह है प्रतिबिंब, समझिएगा। वस्तु को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। वस्तु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। और प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज, ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमेज, ठीक है ना। आप हमें बताइए, अगर मान लिया जाए, जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर हमारा ये रिमोट रखा हुआ है, समझिएगा। यहां पे मान लेते हैं कि हमारा ये रिमोट रखा हुआ है, तो जैसे ये रिमोट रखा हुआ है तो इस रिमोट का कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगा। जैसे यहां पे ये रिमोट रखा हुआ है, यहां से हम लोग इसका ऊंचाई नापेंगे तो हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर हो। ये बताओ, हो सकता है कि 5 इंच हो, कुछ भी तो होगा ना, हो सकता है कि 5 इंच हो, 6 इंच हो, तो इसका कुछ ना कुछ तो प्यारे बच्चों हाइट होगा, हाइट होगा। यानी कि ये जो वस्तु है यह कितना बड़ा है, इसका साइज निकालेंगे और फिर जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो यह भी निकलेगा कि इसका जो प्रतिबिंब है इसका हाइट कितना है, कितना बड़ा प्रतिबिंब है। तो प्यारे बच्चों यहां पे वस्तु का ऊंचाई, यहां पे प्रतिबिंब का ऊंचाई, ये क्या हो गया, वस्तु का ऊंचाई। नीचे से जो ऊपर की ओर जा रहे हैं ये क्या हो गया, वस्तु का ऊंचाई। ये क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, समझिएगा। ये हो गया वस्तु की ऊंचाई और ये वाला जो आप नीचे देख रहे हैं ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझिएगा। तो ये वस्तु की ऊंचाई और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अच्छा, वस्तु की ऊंचाई को, चूंकि वस्तु की ऊंचाई, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज, ये सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग HO से लिख देते हैं, जिसमें H बड़ा और O छोटा। HO कहने का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO कहने का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा HI, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। यानी कि प्यारे बच्चों समझना जरा ध्यान से आप लोग, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज और ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि वस्तु की ऊंचाई यहां से यहां तक, इसको कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई यहां से यहां तक, इसको कहेंगे हाइट ऑफ इमेज। समझ में आ गया ना। हाइट HIT हाइट नहीं होता है, HIGHT हाइट होता है। अब अंग्रेजी भी पढ़ाना पड़ेगा हमको, दीपक सर से पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। दीपक सर आपको बेहतरीन अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, हैं? बताइए। तो ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों आवर्धन समझिएगा, आवर्धन को अंग्रेजी में कहा जाता है मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। समझिएगा हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है आवर्धन, समझना बाबू, हमारा टॉपिक है आवर्धन। और इस आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। बताओ बाबू। तो चूंकि मैग्निफिकेशन का पहला लेटर जो है वो क्या है, M है, समझिएगा। मैग्निफिकेशन का पहला लेटर क्या है, M है, इसलिए आवर्धन को हम लोग M से सूचित भी करते हैं। आवर्धन को M से सूचित किया जाता है। चूंकि आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं और मैग्निफिकेशन का पहला लेटर M है, इसलिए आवर्धन को M से सूचित करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर परिभाषा पूछ दे, अगर परिभाषा पूछ दे, समझिएगा, अगर परिभाषा पूछ दे कि आवर्धन का परिभाषा क्या होगा, बड़े आराम से हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जो कि अभी आपको समझाने वाले हैं। यहां पे हम आपको बताए वस्तु की ऊंचाई और यहां पे बताए प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्यारे बच्चों इसका परिभाषा बड़ा सिंपल है, आप लोग बड़े सरलता के साथ लिख सकते हैं।
क्या हम बता रहे थे? प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझिएगा, आवर्धन बराबर यानी कि मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। क्या होगा बाबू? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे नीचे क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई, सॉरी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया हमसे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज बटा वस्तु की ऊंचाई क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HI बटे HO ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, HI बटे HO। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके पहले जो हम बताए हैं उसको भूल जाइए। यहां पे क्या है? यहां पे पहले प्रतिबिंब आएगा, बाद में वस्तु आएगा, ठीक है ना। यहां पे पहले प्रतिबिंब आएगा, बाद में वस्तु आएगा। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए फिर से लिखते हैं एक बार। परिभाषा क्या होगा? आवर्धन का परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, लिखेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, लिखेंगे प्यार बाबू कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? बताओ बाबू। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन, आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा, एकदम सरल परिभाषा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्लियर हुआ बाबू? बताओ जल्दी से। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अभी हम आपको बता दिए आवर्धन m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप लोग याद रखिएगा, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर रहेगा बाबू? ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और, यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। एक परिभाषा तो ये भी होता है कि वस्तु की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दूरी के अनुसार भी हम लोग मापेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होता है वो इसका परिभाषा, क्योंकि इसका परिभाषा होता है m बराबर माइनस भी बटे यू, माइनस भी बटे यू। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, m बराबर माइनस भी बटे यू होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे अवतल दर्पण में, और कैसे निकालेंगे उत्तल दर्पण में? परीक्षा में सवाल आता है अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे हम लोग, कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे? ये प्यारे बच्चे अभी हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, ठीक है ना। आवर्धन के लिए व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, यही अब हम आप लोगों को क्या करने वाले हैं? समझाने वाले हैं, ठीक है। तो जरा बढ़िया से गौर से एकदम समझिएगा, ताकि आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपके परीक्षा में किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समझना बाबू ध्यान से। क्वेश्चन आएगा अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए, अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए, अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक मतलब कहने का हुआ सूत्र प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। आप सीधे सीधे इसको समझिए, सूत्र प्राप्त करें। आवर्धन का सूत्र हमको कैसे निकलेगा अवतल दर्पण से, और कैसे निकलेगा उत्तल दर्पण से, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कैसे अवतल दर्पण से हम लोग सूत्र निकालेंगे और कैसे उत्तल दर्पण से हम लोग सूत्र निकालेंगे, ये आपको हम समझाने वाले हैं। बड़ा एकदम आसानी के साथ समझिएगा, ठीक है ना। आवर्धन के लिए किस तरीके से हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, यह अब आप लोग बड़े आराम से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। व्यंजक, बार बार बच्चे एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर जी व्यंजक मतलब क्या होता है? फॉर्मूला, सूत्र, आप सीधे ये मान लीजिए, ठीक है ना। m बराबर v बटे u, जो भी हम आपको बताया ना, उस सूत्र को बस निकालना है। सूत्र कहां से आया, कैसे आया, सही है गलत है, सत्यापित करना है। समझ में आ गया ना। तो चलिए इसके लिए प्यारे बच्चों हम सबसे पहले एक प्यारा सा चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे? एक प्यारा सा चित्र बनाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया बाबू? अवतल दर्पण। समझना एकदम जरा ध्यान से। अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण पर हम यहां पर प्रधान अक्ष खींच दिए।
प्रधान अक्ष पर प्यारे बच्चों यहां पे हो गया ध्रुव P। क्या हो गया? ध्रुव P हो गया। यहां पे मान लेते हैं फोकस F है और यहां पे वक्रता केंद्र C है। समझिएगा बाबू, यहां पे फोकस हो गया, यहां पे वक्रता केंद्र हो गया। हम एक वस्तु लेते हैं जो कि यहां पे रखा हुआ है, कहीं पे भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन यहां पे अगर रखेंगे तो बढ़िया चित्र बनेगा और एकदम अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे। यहां पे एक वस्तु रखा गया है, वस्तु का हम नाम मान लेते हैं AB। वस्तु का नाम क्या है? AB। वस्तु का नाम है AB। प्यारे बच्चों, यहां से एक प्रकाश का किरण यहां से प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। एक प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। अब आप लोग बताइए, प्रवर्तन के बाद यह कहां से होकर के गुजरेगा? बताओ बाबू जल्दी से, प्रवर्तन के बाद यह कहां से होकर के गुजरेगा? जल्दी से बताइए, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है तो प्रवर्तन के बाद यह कहां से होकर के गुजरेगा? जल्दी से बताओ बाबू, ध्यान रखिएगा, यह फोकस से होकर के गुजरेगा। एकदम सीधे ऐसे आएगा, इससे आएगा, इधर से निकल जाएगा, यानी कि यह फोकस से होकर के गुजरेगा। समझ में आ गया? यहां से एक प्रकाश का किरण और आएगा प्यारे बच्चों, समझना जरा ध्यान से। एक प्रकाश का किरण और लेंगे जो सीधे ध्रुव की ओर जाएगा। कहां जाएगा? ध्रुव की ओर जाएगा। अब बताओ, जब ध्रुव की ओर प्रकाश का किरण जाएगा तो कैसे परावर्तित होगा? बताइए बाबू, आप लोग को बताया है ना कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण ध्रुव की ओर जाए तो वहां से आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण हो जाता है, यानी कि सीधे इस तरीके से निकलेगा। सीधे प्यारे बच्चों इस तरीके से निकलेगा। और आप देख रहे हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, आप देख रहे हैं यहां पे इसका कटान बिंदु आया तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पर बनेगा। कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? यहां पे प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब बना इसका नाम हम रख देते हैं A', B'। प्रतिबिंब बना उसका नाम रख दिए हम लोग A', B'। ये प्यारे बच्चों चित्र बन करके आपका तैयार हो गया। यह चित्र बन करके तैयार हो गया। अब यहां पे दो चीज आपको समझनी है। चित्र तो हमारा बन गया, अब जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे दो त्रिभुज को समरूप करना है। सबसे पहला चीज यही ध्यान रखना है, दो त्रिभुज को समरूप करना है। एक त्रिभुज वस्तु के कारण बन रहा है और एक त्रिभुज प्रतिबिंब के कारण बन रहा है। देखो बाबू कैसे बन रहा है, हम आपको समझाते हैं। जरा देखिएगा, जरा ध्यान से एकदम समझने का प्रयास करिएगा। एक हमारा वस्तु यहां पे है, वस्तु हमारा यहां पे है, तो एक वस्तु के कारण जो त्रिभुज बन रहा है यह त्रिभुज है ये वाला। जरा देखो बाबू ध्यान से, वस्तु के कारण यह त्रिभुज बन रहा है, वस्तु के कारण ये वाला त्रिभुज बन गया। और प्रतिबिंब के कारण कौन सा त्रिभुज बनेगा? प्रतिबिंब हमारा है ये वाला। तो प्रतिबिंब के कारण जो त्रिभुज बन रहा है यह त्रिभुज है ये वाला। जरा देख लो बाबू ध्यान से, प्रतिबिंब के कारण कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये वाला। यानी कि दो त्रिभुज बनेगा, एक वस्तु के कारण त्रिभुज बन गया, एक प्रतिबिंब के कारण त्रिभुज बन गया। समझ में आ गया ना? अब हम लोगों को क्या करना है कि यह दोनों त्रिभुज को समरूप साबित कर देना है। अगर हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप साबित कर देते हैं तो समझिए कि आपका व्यंजक मिल जाएगा, आपका सूत्र मिल जाएगा आवर्धन का। आप लोग बताइए, सिर्फ यस और नो में आंसर दीजिएगा। क्या प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो सकता है? क्योंकि समरूप होने के लिए शर्त यह है कि किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होना चाहिए। दो कोण बराबर होगा तब ये जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा, नहीं तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। ठीक है ना? त्रिभुज समरूप तभी होगा जब दो कोण बराबर होगा। समझ में आ रहा है? बताओ बाबू यस और नो करके कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, हां या ना? बताइए जल्दी से, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा? यस और नो हो जाएगा ना? बच्चे सब कह रहे हैं कि गुरुजी हो जाएगा। चलिए अब हम आप लोगों को करके दिखाते हैं कैसे हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहले हम इस त्रिभुज के बारे में लिख देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? सबसे पहले हम इस त्रिभुज के बारे में लिख देंगे। बड़ा प्यार से हम लोग इस त्रिभुज के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे पता है? हम लोग लिखेंगे, अच्छा ये जो दर्पण बनाए हैं इसका नाम रख देते हैं MM'। ये जो दर्पण हमने खींचा इसका नाम रख दिए MM'। तो लिखेंगे हम लोग यहां पे कि माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसका
ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, और वक्रता केंद्र C है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र समझिएगा, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। लिखेंगे कि ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु रखा गया है, सीधे हम लोग लिखेंगे, ये मत लिखिएगा C और F के बीच। हालांकि C और F के बीच भी लिखेंगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वस्तु को हम लोग कहीं पर रख सकते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। तो सीधे हम लोग यही लिख देंगे कि ध्रुव और अनंत के बीच में एक वस्तु रखा गया है। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखा गया है, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे भी आप लिखिए आप लोगों का एकदम सही होगा। ये भी लिख सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु रखा गया है, ठीक है ना। या फिर सीधे लिख दीजिए कि प्रधान अक्ष के, ये जो अवतल दर्पण के जो प्रधान अक्ष है, दर्पण के प्रधान अक्ष है, उस पर एक वस्तु रखा गया है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप लोग लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं कि ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु AB रखा गया है, AB रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, A डैश B डैश बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बताओ बाबू, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से एक बार बताइए, यहां तक समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए अब आगे आप लोगों का मुख्य काम करेंगे, इसको आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम इन सब चीजों को मिटा देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया है ना? बताओ बाबू जल्दी से। चलिए अब यहां से असली प्रोसेस करेंगे हम लोग। बड़ा आसान प्रोसेस है, कोई ज्यादा भार नहीं है, एकदम आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों का दो त्रिभुज है, चलिए आप लोग को बताने के लिए फिर से एक बार बता देते हैं। एक त्रिभुज हमारा ये वाला है प्यारे बच्चों, इसको हमने ये कलर किया, और दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला है। एक वस्तु के कारण त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज हमारा प्रतिबिंब के कारण बन रहा है। तो वस्तु के कारण और प्रतिबिंब के कारण ये दोनों त्रिभुज जो बन रहा है, ये दोनों में हम लोग आगे मतलब एक ये त्रिभुज को लेकर के चलेंगे और एक ये वाला त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। हम लोगों को क्या करना है? दोनों को समरूप करना है। समरूप करने के लिए क्या करना होगा? इसका दो कोण बराबर करना होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है दोनों त्रिभुज में? ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में देखिए ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री है और ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री है। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में ये दो त्रिभुज हम लोग लेकर के चलेंगे। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में हम लोग क्या देख रहे हैं? मान लेते हैं कि इस कोण का नाम हम रख देते हैं कोण एक और इस कोण का नाम रख देते हैं कोण दो। तो हम लोग लिखेंगे कि कोण एक बराबर कोण दो समकोण। एक बराबर दो क्या है बाबू? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है ना? अब जरा समझिएगा ध्यान से। आप लोग को पता है कि ये वाला हमारा आपतित किरण है, तो ये वाला कोण आपतन कोण हो जाएगा और ये वाला कोण प्रवर्तन कोण हो जाएगा। ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R। ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा R। इस कोण को हम मान लेते हैं कोण 3 और इस कोण को मानते हैं कोण 4। तो प्यारे बच्चों कोण 3 बराबर कोण 4 नहीं हो जाएगा प्रवर्तन के नियम से? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, बताओ बाबू। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण हो जाएगा ना? ये वाला जब कोण आ रहा है तो ये आपतन कोण, यहां से प्रवर्तन हुआ। तो प्यारे बच्चों आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यानी कि कोण 3 बराबर कोण 4 प्रवर्तन के नियम से। तो हम लोग लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 प्रवर्तन के नियम से। प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से। अब समझिएगा बाबू, ये दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, यानी कि त्रिभुज समरूप हो गया। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी।
त्रिभुज तो समरूप हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो आपको बताया है ना कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि लंब बटे लंब और आधार बटे आधार करेंगे। ये तो हम आपको पहले से बताते चले आ रहे हैं। तो लंब बटे लंब और आधार बटे आधार करेंगे प्यारे बच्चों, तो लंब बटे लंब और आधार बटे आधार करिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले हम लोग प्रतिबिंब से लेकर के चलेंगे। पहले कहां से, प्रतिबिंब से लेकर के चलेंगे। पहले प्रतिबिंब का लंब लिखेंगे, तब जाकर के वस्तु का लंब लिखेंगे, ठीक है ना। पहले प्रतिबिंब से चलिएगा, बाद में वस्तु। तो पहले प्रतिबिंब का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, तो लिखेंगे हम लोग ए डैश बी डैश बटे वस्तु का लंब क्या है, ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर। अब प्रतिबिंब का आधार, तो आधार क्या है, ए डैश पी, इसका आधार क्या है बाबू, ए डैश पी, तो ए डैश पी इसका आधार हो गया। और इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या हो गया, ए पी, तो इस त्रिभुज का आधार हो गया ए पी। समझ में आ गया बाबू, बताओ जल्दी से, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है। यस सर जी। अब थोड़ा सा हम लोग चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी यहां पे समझते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से आप लोगों को हम चिन्ह परिपाटी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चिन्ह परिपाटी क्या पढ़ा है, पहले हम देखते हैं ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, दूसरा है बाबू ए बी बराबर क्या होगा, चलिए, और क्या है ए डैश पी, तो ए डैश पी बराबर क्या होगा, और फिर है एपी, एपी बराबर क्या होगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, ए डैश बी डैश, प्यारे बच्चों ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, ये तो प्रतिबिंब है ना, ये आप लोग समझिए, ये वस्तु है, तो ये वस्तु है, तो ये हो गया बाबू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, प्रतिबिंब है, तो ये हाइट ऑफ इमेज। समझिएगा, तो कह रहा है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, तो जाहिर सी बात है भाई लिखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज है। लेकिन अब यहां पे समझिए, आप लोगों को हम चिन्ह परिपाटी में पढ़ाए हैं कि अगर प्रधान अक्ष के नीचे दूरी निकालना हो, अगर प्रधान अक्ष के नीचे हो, तो उसको हम लोग ऋणात्मक वैल्यू लेते हैं, यानी कि माइनस में वैल्यू लेते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों हाइट ऑफ इमेज जो है ना, वो माइनस में आएगा, हाइट ऑफ इमेज माइनस में। अब यहां पर क्या है, ए बी, ए बी क्या है, वस्तु का ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चूंकि ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, तो इसका वैल्यू धनात्मक होगा, प्लस होगा। क्लियर, अब समझिएगा, ए डैश पी बाबू, ए डैश पी यानी कि यहां से यहां, बाबू यहां से यहां तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, चूंकि ये प्रतिबिंब है ना, और यहां से ए डैश और पी है यहां, तो ध्रुव से अगर इसका दूरी नापेंगे तो ये प्रतिबिंब का दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किस चीज से, भी से लिखते हैं ना, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, आपको पता है कि वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं। तो यहां पे ए डैश पी है, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी अगर प्यारे बच्चों दर्पण के आगे है, तो इसको हम लोग ऋणात्मक में लेते हैं, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। और एपी, अब कह रहा है एपी, तो पी से ए का दूरी, ये वस्तु का दूरी है, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, लेकिन दर्पण के आगे है प्यारे बच्चों, तो ये भी माइनस में होगा, दर्पण के बाईं साइड है तो माइनस में होगा। क्लियर, तो ये हमारा चिन्ह परिपाटी कहता है। अब जो हमारा निकल करके आया उसको हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। तो हमारा ए डैश बी डैश बराबर क्या है, ए डैश बी डैश बराबर क्या है, माइनस हाइट ऑफ इमेज बटे ए बी क्या है बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर ए डैश पी बराबर क्या है, माइनस भी बटे ए पी क्या है, माइनस यू। हो गया बाबू, कहानी खत्म। अब समझना जरा ध्यान से, यहां पे हम माइनस एच आई बटा एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ऐसे ही ये खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस एच आई इज, ये माइनस एच आई बटे एच ओ बराबर, ये तो हो गया भी बटे यू। अच्छा, अब आपको पता है कि एच आई बटे एच ओ क्या होता है, अभी आपको बताए हैं, एच आई बाई एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों एच आई और एच ओ के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम। बताओ बाबू जल्दी से, क्या लिख सकते हैं, माइनस एम इज इक्वल टू भी बटे यू। ठीक है, अब माइनस को इस तरफ लाते हैं, तो एम बराबर माइनस भी बटे यू। यही प्यारे बच्चे हम लोगों को निकालना था, और देखिए निकल करके आ चुका है, ये प्रूव्ड हो गया। अवतल दर्पण में तो हम लोग बड़े आराम से निकाल दिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अवतल दर्पण में तो हम लोग बड़े आराम से निकाल दिए,
ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से आप लोगों को एक वस्तु लेना है जो ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे होगा, दो किरण गुजारनी है। समझिएगा जरा ध्यान से, दो किरण, एक तो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस से गुजरेगा, और एक सीधे ध्रुव की ओर जाएगा, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण बनेगा, और जहां पे कटान बिंदु होगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, वस्तु से जो त्रिभुज बना और एक प्रतिबिंब से जो त्रिभुज बना, ये दोनों को समरूप सिद्ध कर देना है। तो ये दोनों त्रिभुज जो वस्तु से बना और जो प्रतिबिंब से बना, ये दोनों त्रिभुज को हमने क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दिए। ये दोनों कोण है 90 डिग्री से बराबर, वो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण प्रवर्तन के नियम से बराबर। उसके बाद संगत भुजाओं का योग बराबर, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार कर दिए, चिन्ह परिपाटी से वैल्यू रख दिए, हमारा निकल गया पूरा। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में हम लोग व्यंजक प्राप्त कर लिए। बड़ा आसान है प्यारे बच्चों। कोई आपको कठिन लगा, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगा कि बहुत कठिन है, बताओ बाबू, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगा कि बहुत कठिन है? नहीं ना, नहीं कठिन है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर बिल्कुल कठिन नहीं लगा है आप लोगों को, तो अब हम लोग उत्तल दर्पण में सीख लेंगे और यह भी आपको बड़ा आसान लगेगा। उत्तल दर्पण में सीखेंगे और वह भी बड़ा आसान लगेगा। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, समझिएगा। ये 5 नंबर का सीधे आएगा परीक्षा में। अवतल में चाहे आ जाए चाहे उत्तल में आ जाए, सीधे 5 नंबर आएगा। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इससे पहले हम आप लोगों को अवतल दर्पण में सिखा दिए, अब हम आप लोगों को उत्तल दर्पण में समझा देते हैं। चलिए उत्तल दर्पण में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में अब हम आपको समझा देते हैं। पहले एक प्यारा सा चित्र बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चित्र बनाने के लिए हम लोग पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। लीजिए भाई, उत्तल दर्पण बना लिए। क्या हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का एक प्रधान अक्ष ले लेते हैं। ये लीजिए, उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष ले लिए। उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष, उत्तल दर्पण का नाम रख लेते हैं M डैश। यहां पे बाबू ध्रुव है तो ध्रुव P हो जाएगा। इतना तक तो सब लोगों को करने आता है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर हम एक वस्तु रख लेते हैं प्यारे बच्चों, AB। यहां पे हम एक वस्तु रख लिए AB, समझिएगा जरा ध्यान से। ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर हम एक वस्तु रख लिए AB। अब आपको सेम वही काम करना है, दो जगह से प्रकाश की किरण को गुजारना है। कहां कहां से, एक प्रधान अक्ष के समांतर। तो बाबू एक प्रधान अक्ष के समांतर यहां जाएगा, ऊपर की ओर गुजर जाएगा, और ये जो है वो पीछे डॉट डॉट से इसको मिला देंगे। डॉट डॉट से जहां पे मिलेगा, ये आपका फोकस F हो जाएगा। ये क्या होगा, फोकस F हो जाएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, ध्रुव की ओर आएगा। दूसरा प्रकाश का किरण कहां जाएगा, ध्रुव की ओर। दूसरा प्रकाश का किरण सीधे ध्रुव की ओर आएगा। ये थोड़ा सा ऊपरे कहा जा रहा है जी। ध्रुव की ओर आया, और ध्रुव की ओर अगर किरण आएगा तो सीधे आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण हो जाएगा। आपको पता है ये है प्यारे बच्चों हमारा P। ये क्या है, हमारा P है। समझिएगा जरा ध्यान से। ध्रुव की ओर, और पहला देखिए, पहला प्रकाश का किरण कहां गया, पहला प्रकाश का किरण समांतर गया, प्रधान अक्ष के समांतर गया, और कहां से गुजर गया, गुजर गया कहां से, प्रधान अक्ष के समांतर गया और फोकस होकर गुजर गया। और फोकस से गुजर नहीं गया, बल्कि फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हुआ, चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और दूसरा ध्रुव पे गया। ध्रुव पे गया तो आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, यानी कि यहां पे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इसको क्या करेंगे कि हम लोग पीछे डॉट डॉट से मिलाएंगे। जहां पर यह मिल रहा है प्यारे बच्चों, समझना जरा ध्यान से, जहां पर यह मिल रहा है यहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। जहां पे यह मिल रहा है ना, यहीं पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। और यह प्रतिबिंब बनेगा, इसका नाम रख लेते हैं A डैश B डैश। A डैश B डैश। बस चित्र बनकर के हमारा तैयार हो गया। चित्र बनकर के हमारा तैयार हो गया। अब बड़े आराम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें भी आप दो त्रिभुज खोजिए, एक वस्तु के कारण बना होगा और एक प्रतिबिंब के कारण बना होगा। बस वो दोनों को समरूप करिए, हमारा कहानी खत्म। ठीक है ना। पहले तो हम ये जो हम फोटो बनाए हैं, जो चित्र बनाए हैं, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कि, लिखेंगे माना कि M, M डैश एक
उत्तल दर्पण है, एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, और वक्रता केंद्र तो नहीं दर्शाया गया है, जिसका ध्रुव P है, चलिए छोड़िए वक्रता केंद्र नहीं दर्शाते, ध्रुव P है। लिखेंगे कि AB एक वस्तु है, AB एक वस्तु है जो AB एक वस्तु है जो दर्पण के आगे ध्रुव और अनंत के बीच में, ध्रुव और अनंत के बीच में रखा गया है, के बीच में रखा गया है, ध्रुव और अनंत के बीच में रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। देख रहे हैं ना, ध्रुव P हो गया प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि ध्रुव और अनंत इधर हो गया, तो ध्रुव और अनंत के बीच में एक वस्तु AB रखा गया है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे बनता है। लिख दीजिए यहां पे, दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतीत होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब चलिए सीधे इसको हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, हमारा काम तुरंत तमाम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, हालांकि आप लोग चाहे तो खुद से कर सकते हैं, अवतल दर्पण अगर समझ गए हैं ना तो ये वाला करने में ज्यादा कोई कठिनाई नहीं होगा, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम तुरंत करके आप लोग को दिखा देते हैं, बड़े आराम से आप लोग समझ जाएंगे। देखो बाबू, दो त्रिभुज हम लोगों को निकालनी है, एक जो वस्तु के कारण बन रहा है, दूसरा जो प्रतिबिंब के कारण बन रहा है, समझिएगा। तो यहां पे आप जरा दो त्रिभुज को गौर से देखना, एक हमारा वस्तु ये है, तो वस्तु के कारण हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, समझिएगा, एक वस्तु के कारण ये वाला बन रहा है, और एक प्रतिबिंब के कारण, तो प्रतिबिंब हमारा ये वाला है, तो प्रतिबिंब के कारण एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, प्रतिबिंब के कारण प्यारे बच्चों ये वाला त्रिभुज बन रहा है। जरा गौर से देखिए, ये दो त्रिभुज बन गया ना, बस अब हम लोगों को यही दो त्रिभुज को समरूप साबित कर देना है। अगर समरूप कर दिए प्यारे बच्चों तो हमारा कहानी खत्म और ये चैप्टर भी खत्म, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग ये दोनों त्रिभुज को समरूप साबित कर देंगे। आप लोग बताइए ये समरूप है कि नहीं है, बताओ बाबू। एकदम सिंपल है, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, और यहां पे हम लोग आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर मारेंगे, एकदम वो वाला फॉर्मूला से हो जाएगा, कहानी खत्म। चलिए करके देखते हैं। ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है A डैश B डैश P और ABP। लिखेंगे कि त्रिभुज, लिखेंगे प्यारे बच्चे हम लोग कि लिखेंगे कि ट्रायंगल A डैश B डैश P और ट्रायंगल ABP में दो त्रिभुज ले लिए, एक तो A डैश B डैश P जो प्रतिबिंब के कारण बन रहा है, और ABP जो वस्तु के कारण बन रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। जरा गौर से देखना बाबू आप लोग, यही दोनों से काम हमारा हो जाएगा। A डैश B डैश P और ABP में क्या देख रहे हैं? अगर हम इस कोण को और इस कोण को देखें प्यारे बच्चों तो ये दोनों 90 डिग्री का है, यानी कि कोण A और कोण A डैश ये दोनों 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण A इज इक्वल टू कोण A डैश, कैसे बराबर है? तो चूंकि 90 डिग्री है समकोण है, ठीक है ना, 90 डिग्री है प्यारे बच्चों, ये समकोण है। पहला तो हो गया बराबर। अब जरा समझना, ये प्यारे बच्चों I है यानी कि आपतन कोण, और ये हो गया R प्रवर्तन कोण। तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो आपको पता है। यानी कि अगर हम इस कोण को कोण 1 मान लें, इस कोण को कोण 2 मान लें, तो कोण 1 बराबर कोण 2 तो हो जाएगा। तो लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, लिखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग कोण 1 बराबर कोण 2। कैसे बराबर हुआ? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। लेकिन आप जरा एक बात यहां पे गौर से देखो, एक बात जरा यहां पे गौर से देखो, ये कोण 2 जो है वो क्या दोनों त्रिभुज में है? नहीं,
ये तो कोण दू बाहर में है, लेकिन अब एक चीज यहां पे गौर से समझिएगा, ये वाला कोण दू और ये वाला कोण, हम इसको मान लेते हैं कोण 3। तो प्यारे बच्चों कोण दू और कोण 3 बराबर है कि नहीं है? अगर कोई एक रेखा है और एक दूसरी रेखा अगर उसको काट रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये वाला कोण दू और ये वाला कोण 3 बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कोण दू बराबर कोण 3, कोण दू बराबर कोण 3 कैसे बराबर है? सम्मुख कोण से बराबर है। कैसे? सम्मुख कोण से बराबर है। अब समझिएगा, कोण 1 बराबर कोण दू और कोण दू बराबर कोण 3, तो दू से दू खत्म, तो कोण 1 बराबर कोण 3 नहीं हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 3 प्यारे बच्चों हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि कोण 1 और कोण 3 भी बराबर है। समझ में आ गया ना? कोण 1 और कोण 3 भी बराबर है। तो एक ये वाला कोण बराबर हो गया और एक ये वाला कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज का 2 कोण बराबर हमारा हो गया। अगर दोनों त्रिभुज का 2 कोण बराबर, तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज ए बी पी। त्रिभुज समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज को हमने क्या किया? समरूप कर दिया। अगर समरूप कर देंगे तो अब आगे लंब बटे लंब और आधार बटे आधार कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश। इसका लंब क्या है? ए बी। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब का लंब है ए डैश बी डैश और वस्तु का लंब है ए बी। तो ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर, अब प्रतिबिंब का आधार क्या है? ए डैश पी। प्रतिबिंब का आधार क्या है? ए डैश पी। वस्तु का आधार क्या है? ए पी। तो वस्तु का आधार है प्यारे बच्चों ए पी। यहां तक हमारा निकल करके आ गया, ठीक है ना? अब चलिए चिन्ह परिपाटी लगाएंगे इसमें। अब क्या लगाएंगे? चिन्ह परिपाटी। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी, लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से किसका किसका निकालना पड़ेगा? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा? एक इधर है ए बी बराबर क्या होगा? एक है ए डैश पी बराबर क्या होगा? और इधर है ए पी बराबर क्या होगा? ये 4 चीज। प्यारे बच्चों ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई है और प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। लेकिन आप जरा एक बार जरा आप गौर से देखिए कि ये जो है प्यारे बच्चों, ये पहली बात तो कि दर्पण के पीछे है और दूसरी बात प्रधान अक्ष के ऊपर भी है, ठीक है ना? प्रधान अक्ष के क्या है? ऊपर है। और प्रधान अक्ष के अगर ऊपर रहे तो धनात्मक मान, अगर प्रधान अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रहे तो उसका हाइट हम लोग धनात्मक में निकालेंगे। तो ये जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है ये प्लस में होगा, यानी कि धनात्मक होगा। अब बात करते हैं ए बी का। ए बी भी प्रधान अक्ष के ऊपर में है। ए बी भी कहां है? प्रधान अक्ष के ऊपर में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी जो होगा वो धनात्मक होगा। चलिए अब करते हैं ए डैश पी। ए डैश पी, ए डैश पी ये प्रतिबिंब की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी चूंकि दर्पण के पीछे है और दर्पण के पीछे प्यारे बच्चों धनात्मक मान होता है और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं, तो ये भी हो जाएगा प्लस भी। और या अब है लास्ट में एपी। एपी, एपी प्यारे बच्चों वस्तु का दूरी है और ये दर्पण के आगे है और दर्पण के आगे वैल्यू माइनस में होता है और चूंकि ये वस्तु का दूरी है तो वस्तु का दूरी यू से सूचित करते हैं, दर्पण के आगे है तो ये माइनस यू हो जाएगा, ठीक है ना? तो प्लस माइनस करना सीखेगा। ये हम आपको चिन्ह परिपाटी समझाए थे। प्रधान अक्ष के ऊपर रहेगा तो प्लस वैल्यू, प्रधान अक्ष के नीचे रहेगा तो माइनस वैल्यू, दर्पण के आगे रहेगा तो माइनस वैल्यू, दर्पण के पीछे रहेगा तो प्लस वैल्यू। सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे। ये सब चीजें ना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अब इसके जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की जगह क्या लिखेंगे बाबू? हाइट ऑफ इमेज बटे ए बी के जगह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए डैश पी। ए डैश पी है प्लस भी बटे ए पी क्या है? माइनस यू, माइनस यू। अच्छा अब आपको पता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको तो बराबर हम लोग m कहते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों इतना के बराबर m हो गया तो इतना के बराबर m हो गया। इधर प्लस माइनस माइनस v बटे u, तो v बटे u यानी m बराबर माइनस v बटे u हमारा निकल करके आ गया। उत्तल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी हमारा निकल करके आ गया। तो फाइनली प्यारे बच्चों आप लोगों को हम अवतल और उत्तल दोनों में समझा दिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें एक त्रिभुज बनेगा प्रतिबिंब के कारण, एक त्रिभुज बनेगा ये वस्तु के कारण। एक
जो पहला किरण होगा उसको प्रधान अक्ष के समांतर ले जाएंगे, फोकस से गुजरेगा। दूसरा किरण होगा वो सीधे ध्रुव पर ले जाएंगे, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। बस यही करना है, आपका ये काम हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये करना आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस क्लास को आप लोग 3-4 बार देखिएगा, 100% समझ जाइएगा। वीडियो को रोक रोक करके समझिएगा कि कहां पे कैसे किए हैं, 100% समझ जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आप लोगों का आवर्धन भी समाप्त हो गया और आपका सबसे लास्ट टॉपिक आवर्धन ही था जो समाप्त हो गया। अब चैप्टर आपका यहां पे द एंड हो गया। चैप्टर प्यारे बच्चों यहां पे समाप्त हो गया, द एंड हो गया, खत्म। चैप्टर यहां पे खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। समझ में आ गया ना, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, एकदम खत्म हो गया है। अच्छा, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा देंगे। बताओ बाबू, क्या आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए? तो हम कल पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, जैसा आप लोग कहिए। बताओ बाबू जल्दी से, अगर आप लोग कहेंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा देंगे। तो यस और नो बताइए, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए? यस और नो? यस सर। कुछ बच्चे का, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि यस सर चाहिए। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए तो कल आइए, पूरे क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करवाते हैं। फिजिक्स का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आगे जाकर के अगर आप लोग आईआईटी का तैयारी करेंगे, जेई नीट का तैयारी करेंगे ना, तो वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनाने के लिए आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनाना चाहिए ना, है? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो कल प्यारे बच्चों जितने भी सारे MVVI यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वह कल हम आप लोगों को करवा देंगे पूरा। जितना भी होगा कल पूरा हम आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देंगे। कल तैयार रहिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। यही ना कि एक क्लास ज्यादा होगा, एक क्लास ज्यादा सही, कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। हाँ, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाबू कल हम करवा देंगे, आपके आगे के एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। तो कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी प्यारे बच्चों, आपका यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब आप लोगों का फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। बड़ा चैप्टर था, 9 क्लास लगा, 9 क्लास में आप लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए, अब प्यारे बच्चों आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। और हाँ, आज संस्कृत का क्लास 8:30 बजे से है, तो आप लोग संस्कृत के क्लास में जरूर जुड़िएगा 8:30 बजे से, ठीक है ना। संस्कृत के क्लास में आप लोग 8:30 बजे से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि 8:30 बजे से संस्कृत का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। और फिर 9:30 बजे से व्याकरण का भी क्लास है, तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है ना। तो संस्कृत और संस्कृत व्याकरण के लिए भी, ये संस्कृत और हिंदी व्याकरण दोनों क्लास अभी बचा हुआ है, दोनों क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है बाबू। तो चलिए, अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्यारे बच्चे हम आप लोगों से अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। बात